नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। आप देख रहे हैं स्टेट टुडे टीवी। हमारे साथ आज बहुत ही खास मेहमान, आध्यात्मिक गुरु, मोटिवेशनल स्पीकर और स्वामी दिव्यानंद जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी देवेंद्र मोहन भैया जी हैं। भैया जी, बहुत स्वागत है आपका स्टेट टुडे पर। धन्यवाद धन्यवाद शेखर जी। भैया जी, आज जो चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। हम वैसे देखें तो दुनिया में जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए कोई एक दिन देना, ये हो सकता है कि जैसे सबके दिन होते हैं, बर्थडे होती है, वैसे एक दिन महिलाओं को दे दिया। लेकिन हम भारत में जिस परिवेश में रहते हैं, हमारे परिवार जिस तरीके के हैं, तो क्या उसमें महिलाओं का कोई एक ही दिन हो सकता है? आपकी बात बिल्कुल सही है शेखर जी कि महिलाओं का कोई एक दिवस नहीं हो सकता। महिलाओं के लिए हर दिन और उनकी हर रोज की तपस्या जो परिवार को बढ़ाने में, उनको शिक्षा देने में, उनको एक सभ्य भारत में या पूरे विश्व में एक अच्छा स्थान देने में है, वो किसी एक दिन से नहीं नापी जा सकती। पर जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये अलग अलग दिन किसी एक विशेष प्रयोजन को देने का मतलब सिर्फ यही है कि हम इस क्षण को याद रखें और हम इस चीज़ को अप्रिशिएट करें कि महिलाओं का कितना बड़ा योगदान है एक मानव जाति के लिए। भैया जी, वैसे हम ये देखते हैं कि जब हम पैदा हुए, खासतौर से पुरुष, लड़के के उसमें अगर हम देखें तो माँ की कोख से जन्म लिया, फिर अगर बहन है घर में, मौसी, चाची, तो जो पुरुषों का या लड़कों का भावनात्मक जुड़ाव होता है वो होता हमेशा महिलाओं से ही है। और भावनात्मकता का शिकार भी महिलाएं होती हैं। खासतौर से महिलाएं इस बात को महसूस करती हैं कि ये भावनाओं में बहाकर हमसे कुछ भी करा लिया। तो इसको हम किस तरीके से समझें, और खासतौर से एक महिला के लिए बहुत जरूरी है कि वो इस चीज को किस तरीके से देखे कि हमें कहाँ कई बार कठोर भी होती हैं, कई बार सहृदय भी होती हैं, वात्सल्य भी है। तो इतने रूप हैं उनके कि उसको किस तरीके से हमें समझना चाहिए, खास तौर से एक महिला किस तरीके से समझे और जो पुरुष है वो किस तरह से देखे। जहाँ तक सवाल है पुरुषों और महिलाओं के अलग अलग दायित्व का कि भावात्मक रूप में किस तरह से महिलाएं कई बार सोचती हैं कि वो शिकार हुई दूसरे लोगों के व्यवहार का। मैं मानता हूं कि पुरुष का और स्त्री का दोनों का अलग अलग किस्म का जीवन है। और पुरुष जहां सदियों से बाहर समाज में बाहर परिस्थितियों में बहुत कठोर जीवन जीते आए हैं, वहीं महिलाएं बहुत ही प्रेम से परिवार और सबको उनका पालन पोषण करती आई हैं। तो ये मानना कि महिलाओं का इमोशनल होना, भावात्मक होना गलत है, ये शायद पुरुष नहीं समझ सकते। और शायद पुरुष जिस कठोरता से जीवन में जीते हैं वो शायद महिलाएं पूरी तरह से कई बार नहीं समझ पाती हैं, जिसकी वजह से बहुत कई बार इस तरह की परेशानियां आती हैं। तो ये कहना कि दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, ये हमेशा एक बहुत समय से सामाजिक द्वंद रहा है। पर इस चीज को अलग ही रख करके जीवन को देखना चाहिए, क्योंकि उसी से हम सही तरह से परिवार या अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जो मौजूदा दौर चल रहा है भैया जी, उसमें महिलाओं की भूमिका को आप किस तरीके से देखते हैं? मैं बस एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि आज के समाज में, आज के समय में जब हम कहते हैं कि समय बहुत आधुनिक हो रहा है, मॉडर्न हो रहा है, महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं, हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं, ऐसे समय में ये बहुत आवश्यक है कि हम समझें कि अभी भी गांव-गांव में और बहुत परिवेशों में महिलाओं के लिए बहुत सारे विकल्प नहीं हैं। उनकी पढ़ाई के लिए बहुत सारे अवसर नहीं हैं, उनको बहुत सारी स्वतंत्रता नहीं है अपने आप को किस तरीके से जीवन में आगे बढ़ने के लिए। अभी भी बहुत से सामाजिक दौर में सोच ऐसी है कि अगर घर में बच्ची का जन्म हुआ तो लोग उतना खुश नहीं होते जितना एक बच्चे के जन्म पर होते हैं। और अगर बच्ची आगे बढ़ करके पढ़ लिख ले, बहुत अच्छी हो जाए, उसके बाद भी कई बार देखने में आता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर बेटा होता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो ये एक विचारधारा है जिसे बदलते-बदलते समय लग रहा है। पर बहुत अच्छी बात ये है कि आज के समय में महिलाएं अपने जीवन में आगे बढ़ रही हैं और हमें इस बात का सम्मान होना चाहिए। एक माता,
स्त्री होती है, एक बहन स्त्री होती है, एक पत्नी स्त्री होती है, एक बेटी स्त्री होती है, और ये सब लोग घर में खुशियां लाते हैं। जिस तरह से ये हमारे जीवन को खुश में रखते हैं, ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। इसको हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। वैसे भैया जी, जो हमारे सनातन की परंपरा है उसके हिसाब से मौजूदा दौर में हम ये देखते हैं कि हमारी महिलाएं साइंटिस्ट बन रही हैं, डॉक्टर्स हैं, अलग अलग तरीके की अपॉर्चुनिटीज उनके लिए बनी हैं, और फिर भी वो अलग तरीके से शायद प्रताड़ित होती होंगी, तभी ऐसी स्थिति बनती है कि सरकार को अलग से वुमेन पुलिस बूथ बनाने पड़ते हैं, फिर पारिवारिक अदालतें, उनके पास भी बहुत लंबा चौड़ा गट्ठर है। तो ये वर्तमान परिवेश में ऐसा कैसे हो जा रहा है? क्योंकि एक तरफ हम सनातनी विचारधारा को देखते हैं और दूसरी तरफ ये कलह के स्रोतों को भी। सनातन की विचारधारा को समझना ज़रूरी है। हमारे सनातन विचारधारा में स्त्री को पुरुष से पहले रखा गया है। अगर आपने कभी भी किसी भगवान का नाम सुना होगा तो हमेशा उनके जो पूरक हैं, स्त्री है, उसको पहले जाना जाता था। सीताराम, राधा कृष्ण, इस तरह से हमारे पूर्व समय में हमेशा स्त्री के नाम से ही पुरुष की व्याख्या और उनकी बड़ाई की जाती थी। और ये सच भी है कि एक बच्चे को पालने में जो योगदान माता का है उसको हम नकार नहीं सकते। उसको एकदम हम ये नहीं कह सकते कि स्त्रियों का कोई किरदार नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक बात सुनी कि बहुत से लोग कहते हैं कि मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं घर की गृहिणी हूँ, कुछ काम नहीं कर रही हूँ, तो लोग इस चीज़ को बहुत कम करके आंकते हैं। जबकि पूरे परिवार को बांधे रखना, उनको संभाल के रखना, उनको एक अच्छी शिक्षा देना, उनको एक अच्छे समाज में रहने के लिए एक आदर्श देना, ये माता के ही प्रयास से संभव है। तो हमें मानना चाहिए कि सनातन विचारधारा बहुत ऊंची है और हम उसे समझ ही नहीं पा रहे। हम अभी भी ये मानते हैं कि सिर्फ धर्म सनातन है। सनातन सिर्फ एक धारणा नहीं है। सनातन उस विश्वास को, उस पौराणिक एक बहुत जरूरी अंग को अपनाना है जिसमें सबका सम्मान है, जिसमें स्त्रियों का खास तौर से मान है और उनको वही स्थान दिया गया है, अपने से बढ़कर स्थान दिया गया है, जो हमें आज के आधुनिक समय में समझने की जरूरत है। आज के आधुनिक परिवेश में हम कितना स्त्री का सम्मान करते हैं, हम कितना स्त्री को मान देते हैं, कितना उनकी बात को इज्जत देते हैं, ये एक विचार करने वाला प्रश्न है जिस पर हम सभी को सोचना है, हम सबको इसमें बदलाव लाना है। तो भैया जी, क्या पुरुषात्मक सत्ता जो रही है उसमें एक तरीके का बदलाव है? क्योंकि हम देख रहे हैं शहरों की अगर बात लें तो एक महिला भी जॉब कर रही है, एक पुरुष भी जॉब कर रहा है। पहले हाउसवाइफ सिर्फ रहती थी या घर पे ही जो महिलाएं रहती थी तो उनसे कि भाई तुम्हें तो चूल्हा चौका करना है, लेकिन आज एक महिला सुबह उठ रही है, बच्चों को तैयार कर रही है, स्कूल भेज रही है, अपना जॉब कर रही है, फिर शाम को आ रही है, खाने में क्या बनेगा, ये सारी चिंताएं और घर गृहस्थी को संभालना। तो क्या पुरुष वास्तविकता में कोई हीन भावना से ग्रस्त हो रहा है जो अपनी कमी कमजोरी को छुपाने के लिए या बराबर से कंधे से कंधा मिलाकर वो महिला के साथ में ना चले, जो उल्टा कहते हैं कि महिलाओं कंधा से कंधा मिला के चल रही हैं? हालांकि मुझे ऐसा लगता है आपकी बात से कि पुरुष शायद कंधे से कंधा मिलाकर चल नहीं पा रहे हैं और हीन महसूस कर रहे हैं, और ये कमजोरी पुरुष की है। मेरा ये मानना ये है कि जब हम विदेशी परंपराओं के पीछे भागते हैं, लोग क्या कर रहे हैं विदेशों में, और उसकी नकल करने की कोशिश करते हैं, जब अपने सनातन को भूलते हैं, जब हम एक गृहिणी, ये जो गृहस्थ संभाल रही है, उसकी भूमिका को बहुत कम आंक देते हैं, ये तो हाउसवाइफ है, इसका क्या लेना देना, ये तो कुछ भी नहीं कर रही है, तो हम कहीं ना कहीं एक हीन भावना पैदा करते हैं समाज में अपने चारों तरफ। हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम ये समझें कि सनातन हमें ये कहता है कि हमें अपनी गृहिणी जो गृहस्थ संभाल रही है वो बहुत बड़ा काम कर रही है, वो बच्चों को आदर्श दे रही है, वो हमारे गुरुजी कहते थे कि मानव निर्माण कर रही है, एक मनुष्य को बना रही है, एक मनुष्य के अंदर के समावेश को बना रही है, और इसमें पुरुष और स्त्री दोनों का योगदान है। और जब हम गृहिणी की भूमिका को मानेंगे या उसको समझेंगे या उसको हम सही तरीके से उसको अप्रिशिएट करेंगे, उसके लिए धन्यवादी होंगे,
तो हमें ये आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि अपनी महिलाओं को नौकरी पर या काम के लिए या दूसरी जगह जाने के लिए उनको हीन भावनाओं के रूप में सोचना पड़े। उन्हें कभी इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। घर संभालना भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है जितना बड़ा कोई काम करना है। ये जो वर्तमान परिदृश्य चल रहा है जिसमें भारत विश्व गुरु की रूप में दुनिया में जाना जाए, इस बात के प्रयास हो रहे हैं, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। तो जैसा आपने बताया कि विश्व गुरु बनना है तो वो माँ की कोख से ही जो जना है, लड़का हो या लड़की, वही उस चीज को लेकर के आगे चलेंगे। तो इस विश्व गुरु की भूमिका में जब भारत आगे बढ़ेगा तो हमारे देश की महिलाओं को क्या जिम्मेदारी होगी और किस तरीके से उन्हें खुद को तैयार करना होगा और कैसे समाज को तैयार करना होगा? मैं कहता हूं कि अगर आप ये माने कि विश्व गुरु बनने की रास्ते पर हम हैं, हमें ऐसे आगे मानव निर्माण करने पड़ेंगे, ऐसे लोगों का हमें निर्माण करना पड़ेगा जो त्याग जानते हो, जो बड़े काम के लिए अपने आप को हिम्मत से लगाना जानते हो, जिनके अंदर सिर्फ अपने स्वार्थ, सिर्फ मेरा भला हो, ये भावना ना हो। आज आप देखिए हमारे देश के राजनीतिक स्तर पर बड़े बड़े त्यागी पुरुष इस देश की सत्ता कमान देख रहे हैं, पर क्या उनकी माता महान नहीं रही होगी जिन्होंने उन्हें इस दिशा में प्रेरणा दी? क्या उनकी बहनें महान नहीं होंगी? क्या उनके अंदर ये आदर्श देने की भावना नहीं होगी? तो विश्व गुरु भारत तब बनेगा जब हम विश्व गुरु बनाने वाली नारी शक्ति का सम्मान करेंगे, जब उस नारी शक्ति को ये शक्ति देंगे कि वो हीन भावना, कुंठित भावना में नहीं रहे। जब उस नारी शक्ति के लिए हमारे घर में इस तरह का आदर्श होगा, तभी वो ऐसे बच्चों को आगे बना पाएगी। तो मेरा मानना ये है, विश्व गुरु बनना है तो अपनी नारी को, अपने स्त्री शक्ति को हमेशा उस दृष्टि से ऊपर उठाना होगा, क्योंकि अकेला कोई पुरुष बिना स्त्री के उस तरह का देश या इस देश का भाग्य का निर्माण नहीं कर पाएगा। भैया जी, वैसे तो कानूनी स्तर पर हमारे देश की जो रूढ़िवादिता थी महिलाओं को लेकर के, उसको अलग अलग समय पे अलग अलग दौर में काफी कम करने की कोशिश भी की गई। आज हम देखते हैं कि जब हम चल रहे होते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरीके के स्लोगन्स लिखे होते हैं जगह जगह। लेकिन ये स्लोगन्स लिखे होना ये बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज है जो हमारी कमी की ओर इशारा करती है। ये कैसे दूर होगी? हमें हर एक व्यक्ति को इस चीज का जिम्मेदारी, इसका भार उठाना होगा। हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, खास तौर से जो बेटियां हैं उनको हम पूरे मनोबल से आगे बढ़ाएं। अगर हमारे घर में बेटी का जन्म हो तो हम उसको बहुत बड़ी धरोहर के रूप में देखें, उसको हम इस तरीके से आगे बढ़ाएं जिससे वो हमारे आगे आने वाले समाज का निर्माण कर सके, वो ऐसा जीवन बना सके जो आगे आने वाले हर एक पुरुष को, हर एक व्यक्ति को एक आदर्श दे सके। तो इसके लिए मैं मानता हूँ शिक्षा एक बहुत बड़ा अंग है, सद्भावना बहुत बड़ा अंग है, नारी का सम्मान करना, उनको मनोबल देना बहुत बड़ा अंग है। जहाँ तक हो सके नारी और पुरुष का एक दूसरे में सामंजस्य यानी समझना एक दूसरे को बहुत बड़ा अंग है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और उन सारी चीज़ों को आगे ले जाने के लिए हर एक घर में हर एक पुरुष का पुरुषार्थ लगेगा, तभी ये बात होगी। मैं एक सवाल पति पत्नी पर भी ले लेता हूँ, वरना तमाम महिलाएं कहेंगी कि पत्नियों के विषय में कुछ नहीं पूछा। उनके बड़े ग्रीवेंसेस रहते हैं कि हमारा पति, वैसे तो कई परिवार ऐसे हैं जिनसे सीख ली जा सकती है, फिर भी हमने ये पाया है कि कई जगहों पर अलग अलग तरीके के गृह क्लेश होते हैं जिसमें पुरुष जो है वो अक्सर पत्नी को ही सारी चीजों का अच्छा या बुरा जो भी हो रहा हो, खास तौर से बुरा, उसका उत्तरदायी बना देता है और आखिर में छूट भी पत्नी ही जाती है, अलग हो जाते हैं कई बार। तो ये भी तो समाज की एक प्रगतिशील मानसिकता का सबसे बड़ा ऐसा पहलू है जो हमारा शायद काला अध्याय ही है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि भारतवर्ष में सनातन परंपरा में तलाक शब्द है ही नहीं। हमारे भारत की विचारधारा में अलग होना कोई व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। पर एक दुर्भाग्य है कि आजकल हम शायद ये शिक्षा, ये बात अपने बच्चों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं कि
हमें एक दूसरे के साथ किस तरीके से निभाना आना चाहिए, किस तरीके से एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाना आना चाहिए। और ये एक बहुत बड़ी समस्या भी है, और इसीलिए पति पत्नी के रिश्ते में खास तौर से मैं ये मानता हूँ कि अ, क्योंकि दो लोग एक बहुत समय के बाद एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, एक 20-22 साल की जिंदगी जीने के बाद एक विचारधारा पनप चुकी होती है, उनको समय लगता है कि कैसे वो एक दूसरे को समझें, कैसे एक दूसरे के लिए एक दूसरे का स्थान बने। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि किसी भी रिश्ते को समय दिया जाए और समझने का ज़्यादा प्रयास किया जाए, और जब भी मौका मिले इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए। अब आखिर में भैया जी ये समझना चाहेंगे कि जो हमारी नारी शक्ति है, कहा तो ये जाता है यत्र नारीस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, लेकिन पति को ही परमेश्वर कह दिया जाता है, और जिस तरीके की एक स्थिति है उसमें इस तरीके के भाव ज़्यादा हो जाते हैं। तो अभी ये जो अपना 2024 का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, इसमें क्या संदेश होगा पुरुषों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी? मेरा मानना ये है कि दोनों ही दृष्टिकोण से पुरुष और स्त्री दोनों का स्थान है। परमेश्वर ने जब ये सृष्टि बनाई तो इसको पूरक बनाने के लिए दोनों का अवतरण किया, पुरुष स्त्री, नारी और शक्ति और शिव शक्ति। तो ये एक ऐसा स्थान है जहां पर हमें प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन मानने की जरूरत नहीं है कि कौन आगे निकलेगा कौन पीछे जाएगा। दोनों को एक समान रूप से मान देना, सम्मान देना, दोनों का अपना स्थान, दोनों की अपनी योग्यताओं का ध्यान देना। तो अगर इस समय कोई एक वर्ग पिछड़ रहा है तो उसको ऊपर उठाना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। और कोई वर्ग अगर हीन भावना का शिकार हो रहा है तो उसमें भी सामंजस्य बिठाना। तो अपने जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि बेटियों को, बहुओं को, खास तौर से बहनों को, माताओं को बहुत सम्मान दीजिए, उनको उनकी बात को मान दीजिए। चाहे वो घर में गृहिणी का काम कर रही हो, पर उनकी भूमिका बहुत ज़्यादा है हमसे, और इसीलिए आप जितना उनको अपना समय, अपना प्रयास दे सकते हैं, वो बहुत बड़ी एक हमारे आगे आने वाले समय की धरोहर होगी। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा पर बहुत जोर दीजिए। अगर बच्चे पढ़ सकते हैं और बच्चियां पढ़ सकती हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो मेरा मानना ये है कि बच्चों को पढ़ाया जाए, समान अधिकार दिया जाए, और साथ साथ अपने घर में सबसे पहले प्रयास किया जाए कि प्रेम और सम्मान रहे। बहुत शुक्रिया भैया जी स्टेट टुडे के साथ इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से हमारे देश में आगे बढ़ने की एक ललक जगी है, उसमें यकीन मानिए सबसे बड़ी भूमिका पर्दे के पीछे भी और पर्दे के आगे भी अगर किसी की होने जा रही है तो महिलाओं की है। क्योंकि जैसा भैया जी ने बताया कि महिलाएं व्यक्ति का निर्माण भी कर रही हैं, उसे जन्म भी दे रही हैं, और उसके बाद समाज में उसे इस तरीके से छोड़ रही हैं जिससे वो सामाजिक उत्थान की तरफ, भारत को विश्वगुरु बनाने की तरफ आगे बढ़े। तो इस कदमताल को समझिए और महिलाओं के लिए सिर्फ एक दिन नहीं, हर क्षण उनका दिया हुआ है, इस बात को जहन में रखते हुए आगे बढ़िए। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। धन्यवाद शेखर जी, धन्यवाद।